Hello, future ITians. I am Fahad Iqbal and I welcome you to my channel Comparative Physics. I hope आप लोग IIT की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे हुए होंगे। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से जेईई मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आज के प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस टॉपिक के थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए आप हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 3, 4, 5, 6 ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me initially at rest moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio T2 by T1 is nearly equal to. So we have four options. Okay. So now let us see what is this question. Okay. तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है, जो कि इनिशियली रेस्ट में है और वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ डिस्टेंस मूव करता है T1 टाइम में। उसके बाद एक प्रोटॉन है जिसका मास mp है, वो भी इनिशियली रेस्ट में है और वो उसी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ डिस्टेंस मूव करता है T2 टाइम में। ओके। तो कहा जा रहा है कि ग्रेविटी के इफेक्ट को आप निगलेक्ट कर दीजिए और आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो दोनों टाइम है T2 और T1 उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि ये टाइम का रेशियो क्या होगा। हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपको पता है, F इज इक्वल टू E इंटू ई। यहाँ पर हमने E लिया है चार्ज, जनरली आप QE लिखते हैं बट E लिया है क्यों, क्योंकि आपको पता है फॉर बोथ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो चार्ज है सेम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर दोनों के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी और प्रोटॉन के ऊपर भी। ठीक है। एंड ऑल्सो यू नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स AE अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा वो भी F अपॉन mp हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब आपको मालूम है कि जो इनिशियली जो है पार्टिकल वो रेस्ट पे है, मतलब आपको u इक्वल टू 0 इट इज गिवन। ठीक है। तो आपको मालूम है कि डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे u 0 है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए अब आपके पास दो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों ही सेम डिस्टेंस मूव करते हैं एक्चुअली। ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 का स्क्वायर, जो कि टाइम T1 है इलेक्ट्रॉन के लिए, इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इंटू T2 का स्क्वायर। तो ये हाफ से तो हाफ कैंसिल आउट हो गया। ओके। तो यहाँ फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं T2 का स्क्वायर बाय T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, T1 के स्क्वायर को हमने नीचे ले आया तो यहाँ AP को नीचे लेकर आना पड़ेगा इधर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। सो T2
by T1 will become under root acceleration of electron upon acceleration of proton. और आपको मालूम है कि acceleration of electron क्या था, अभी हमने यहाँ लिखा था, this is F by me, और F क्या था आपको मालूम है कि E into E by mass of electron into यहाँ पे डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन था, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर चला जाएगा और E इंटू ई नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज़ टू द पावर हाफ. तो फिर देखिए हमारे पास दोनों टाइम का रेशियो आ गया, T2 बाई T1 इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज़ टू द पावर हाफ. ठीक है, क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? ऑफ कोर्स ये ऑप्शन है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन चाहिए? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो यही है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज़ टू द पावर हाफ. इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रॉन हैज मास m एंड चार्ज e. इफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस d इज. ठीक है, अगेन वी हैव 4 ऑप्शन. सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उसके ऊपर चार्ज E है. अगर इस इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में एक्सेलरेट कराया जाए तो वेलोसिटी क्या होगी d डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद. ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे. सबसे पहली चीज़ आपको जो दी गई है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास m है, उसकी चार्ज E है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में है. ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है. तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये आपको मालूम है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास. ठीक है, और फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर मौजूद है, तो इसके ऊपर जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू ई बाय एम. ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया. अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे और उसको यूज़ करके हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे. तो इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, u इक्वल टू 0, वेयर दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ठीक है, चूंकि u की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और डिस्टेंस कितना है आपके पास, d है. इज इट क्लियर? सो यहाँ से v क्या आ जाएगा, तो v कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2ad. ओके, सो दिस विल गिव यू अंडर रूट 2a एक्सेलरेशन कितना है, e इंटू ई बाई एम, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. सो हमारे पास वेलोसिटी आ गया इलेक्ट्रॉन का d डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई इंटू डी बाई एम. इज इट क्लियर? वेल, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया. तो वेलोसिटी क्या होगा इसका, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 ई डी बाई एम. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज सी. So you can write here correct option is C. Okay, well, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए चार्ज 10 पार्टिकल ऑफ रेडियस
5 into 10 raised to the power minus 7 meter is located in a horizontal electric field of magnitude 6.28 into 10 raised to the power 5 volt per meter. The surrounding medium is air with coefficient of viscosity eta equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 5 Newton second per meter square. If the particle moves with a uniform horizontal speed of 0.02 meter per second, the number of electrons in it is. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज डस्ट पार्टिकल है जिसका रेडियस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 मीटर है और वो एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसका मैग्नीट्यूड 6.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर है. जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है. तो कहा यह जा रहा है कि अगर ये पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है और उसकी स्पीड जो है वो 0.02 मीटर पर सेकंड है, तो पूछा यह जा रहा है कि उस डस्ट पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उस डस्ट पार्टिकल में. सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे याद रखना है. अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने का क्या मतलब है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा. तो एक्सेलरेशन जीरो अगर होगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है उस पार्टिकल के ऊपर वो नेट फोर्स भी जीरो होगा. ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के फोर्सेस इसका मतलब है कि उसके ऊपर लग रहे होंगे. वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो उसके ऊपर लग ही रहा है. और उसके ऊपर दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो है. तो दूसरा फोर्स देखिए आप, वो यहाँ पर विस्कस फोर्स लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है आपके पास उस पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं. पहला फोर्स जो है वो होगा फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, विच विल बी इक्वल टू विस्कस फोर्स. ठीक है, याद रखिए आपको विस्कोसिटी दी रखी थी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी रखी थी, आपको वहीं से समझ आना चाहिए था कि यहाँ पर विस्कोसिटी का कुछ गेम होगा. तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट कर दीजिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा वो आपको मालूम है, QE. और एयर ड्रैग की वजह से जो विस्कस फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा था क्लास 11th में, वो होता है 6 पाई ईटा आर वी, वेर ईटा क्या है, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नाउ आपको चार्ज क्वांटाइजेशन से आपको मालूम है क्यू क्या होता है, क्यू की जो वैल्यू होती है वो n इंटू ई होती है. तो दिस विल बिकम NEE इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी. ठीक है, चूंकि हमें n निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी अपॉन ई इंटू ई. ठीक है, तो चलिए अब इन सारी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और देखिए क्या आता है. तो 6 पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14. ईटा की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5. ठीक है, और जो रेडियस था वो कितना था, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7. और वेलोसिटी कितना था, 0.02 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये था आपके पास 6.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5. अब ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा. तो ठीक है, आप खुद से इसको कैलकुलेट कीजिए और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास आएगी, n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 30 आएगी. ठीक है, तो आप देखिए आपके पास ऑप्शन है 30. यस, आपका पहला ऑप्शन जो है वही 30 है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ठीक है, ओके. तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फिगर शोज 3 पार्टिकल्स विथ चार्जेस Q1 इक्वल्स टू +2Q, Q2 इक्वल्स टू -2Q एंड Q3 इक्वल्स टू -4Q each a distance d from the origin. What net electric field E is produced
एट द ऑरिजिन। ओके, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1, Q2 और Q3। Q1 की जो वैल्यू है वो +2Q है, Q2 की वैल्यू -2Q है और Q3 की वैल्यू 4Q है, -4Q। ओके, अब ये तीनों चार्ज पार्टिकल जो है वो d डिस्टेंस अवे हैं ऑरिजिन से। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये तीनों चार्ज पार्टिकल क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ऑरिजिन पे। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑरिजिन पे। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि तीनों चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑरिजिन पे, उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो E1 ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 2Q और डिस्टेंस कितना है d, दिस विल बिकम d²। ठीक है, तो E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q d²। इसी तरीके से जो है हम E2 और E3 की वैल्यू भी लिखेंगे। तो E2 की वैल्यू क्या है, E2 इक्वल्स टू है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है उतना ही है, बस साइन का डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे 2Q/d²। ठीक है, सिमिलरली हम चाहें तो थर्ड चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी लिख सकते हैं। तो E3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना था -4Q, तो मैग्नीट्यूड +4Q लेना है हमें, 4Q/d²। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्जेस की वजह से लिख दिया है। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हम इसके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे और देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ऑरिजिन के ऊपर। ओके, वेल, तो आपको मालूम है कि जो चार्ज पार्टिकल थे, फिर से एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या कंपोनेंट होंगे इनके। इधर x था और इधर y था। ओके, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है वो तो यहाँ था, तो ये सपोज कर लेते हैं कि ऑरिजिन पे एक आपके पास पॉइंट चार्ज है, समथिंग उसको आप कहते हैं कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थर्ड चार्ज की वजह से जो होगी वो तो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं, चूँकि रिपेल करेंगे। ओके, फिर उसके बाद फर्स्ट चार्ज की वजह से, ठीक है, फर्स्ट चार्ज का था प्लस, सॉरी ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, चूँकि जो थर्ड चार्ज था वो नेगेटिव था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव थर्ड चार्ज है और हम मान देते हैं कि ऑरिजिन पे जो एक टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, चूँकि थर्ड चार्ज नेगेटिव है इसलिए इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली जो आपका E1 है वो क्या होगा, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और ये भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सो इनकी डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। तो चलिए E1 भी इधर हो गया। उसके अलावा जो E2 है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कितना था -2Q था, तो क्या होगा, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए E1 की डायरेक्शन, E2 की जो डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी, तो E2 की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, एंगल कितना है ये तो आपको मालूम है, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। ओके, तो अब देखिए क्या होगा कि E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं E1 और E2 की वजह से कितना होगा। तो नेक्स्ट काम है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे हम, और E1 और E2 की जो नेक्स्ट वैल्यू है उनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो E1 प्लस E2 का सम निकाल लेते हैं। तो E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/d² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/d²। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q/d²। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 और E2 की वजह से आ गए। ओके, इज इट क्लियर, वेल, तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की वजह से हो गए।
तो अब देखिए यहाँ पे एक और फिगर हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो नेक्स्ट फिगर जो होगा हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखिए E2 की जो डायरेक्शन है, सॉरी E3 की जो डायरेक्शन है वो तो यही होगी, ओके। और E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम E1 प्लस E2, ठीक है। एंड दिस एंगल इज ऑफ कोर्स 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है कि जो E3 की जो वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू आया है E1 प्लस E2, ये किसके इक्वल टू है, ये E3 के इक्वल टू होगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि E3 का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक कंपोनेंट का जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा कंपोनेंट जो है आपका इसका वाई एक्सिस के अलोंग है। सिंपली E1 प्लस E2 का भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा कंपोनेंट जो है इसका वाई एक्सिस के अलोंग होगा। चूंकि E1 और E2 की वैल्यू और E3 की वैल्यू जो है वो सेम है, तो आप देखिए क्या होगा, वाई एक्सिस वाले दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि ये क्या हो जाएगा E3 साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा E1 प्लस E2 साइन 30 डिग्री। क्योंकि सेम वैल्यूज आ रही हैं इसलिए क्या होगा, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऑरिजिन के ऊपर वो किसकी वजह से होगा, वो एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट की वजह से होगा, ठीक है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ऑरिजिन पे क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन इट विल बी इनके दो कंपोनेंट की वजह से। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 2E3x कंपोनेंट, ठीक है। मतलब x, इसको आप कह सकते हैं कि x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो इसका मतलब ये हो गया। और E3x क्या हो जाएगा, 2E3 cos 30 डिग्री। इज इट क्लियर, ओके। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल गिव अस 2E3 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाई डी स्क्वायर, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इज इट क्लियर। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एक्चुअली 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाता है। और ये 4 इंटू 1 √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये समथिंग आ जाएगा। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू 1.732 विच विल गिव यू 6.93, दिस विल बिकम 6.93 Q अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑरिजिन के पास वो आ गया और उसकी वैल्यू कितनी आ गई। तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारे पास ऑरिजिन के पास कितना आ गया, ये दिस कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6.93 बाय डी स्क्वायर। इज इट क्लियर, ओके। तो do we have this option, let us see we have or not. So you can see from here option B is 6.93 Q upon 4 pi epsilon naught d square. Is it clear? Here is Q actually. So option B is करेक्ट, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन फिगर द 3 पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन प्लेस एंड हैव चार्जेस Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू प्लस E एंड Q3 इक्वल्स टू प्लस 2E वेयर E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यू नो इट। डिस्टेंस A इक्वल्स टू 6 माइक्रोमीटर,
सो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द पार्टिकल्स। ओके, तो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि 3 चार्ज पार्टिकल हैं 1, 2 और 3, ये तीनों फिक्स हैं इस तरह से। Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है, वो सेम है +E और Q3 की जो वैल्यू है वो है +2E। ठीक है, सो आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों चार्जेस की वजह से और पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और डिस्टेंस A जो है वो दो चार्जेस के बीच की वो आपको दी गई है, वो A दी गई है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा सही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, तो अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, आप देखिए यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर आप देख रहे होंगे सिमेट्री से कि Q1 और Q2 चूँकि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, +E और +E, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे चूँकि ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, एक्स और वाई का, सॉरी ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस के, तो यहाँ से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी। लेकिन चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो थर्ड चार्ज की वजह से आएगा। ठीक है, तो थर्ड चार्ज की वजह से यहाँ पर मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सपोज के लिए अगर ये O है तो मुझे सबसे पहला काम जो करना होगा वो OP डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, ओके, तो पहले मैं लिख देता हूँ कि बाय सिमेट्री क्या होगा, सिमेट्री से कि वी सी दैट द कंट्रीब्यूशन contributions from the two charges Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल टू +E, इसकी वजह से क्या होगा, कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो हम लोग थर्ड चार्ज की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे है उसको हम निकालते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो आपको ये जो O से P की डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये O और फिगर को देखेंगे उस फिगर में तो क्या था, ये इस तरह से था, ये डिस्टेंस आपके पास, और यहाँ से ये राइट एंगल है। तो ये आपको मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है, सपोज के लिए पॉइंट Q है, तो ये डिस्टेंस आपको मालूम है कि ये A था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए कि वो जो 1 और 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस था उसका हाफ हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है, वो जो डिस्टेंस आ जाएगा वो √2A हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, उसका हाफ, डैट विल बी A/√2। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस आपके पास आ गया तो आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए और OP की डिस्टेंस आपको आ जाएगी। वो भी क्या आएगी, अब देखिएगा, ये आ जाएगा A/√2, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये आ गया हमारे पास। जब ये आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड चार्ज की वजह से हम पॉइंट P पर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी E3, बेसिकली इसको E नेट लिखा जाए। ओके, तो E नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज कितना था, चार्ज था 2E, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है A/√2, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 2E/A/2, तो यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास 1/4πε0 4E, सॉरी A² था, 4E/A²। ओके, वेल, तो आप सारी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए क्या आता है। तो 1/4πε0 की वैल्यू पता है आपको क्या है, दिस इज 9 × 10⁻9। 4 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू भी आपको मालूम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा नीचे,
ये आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू जो थी वो आपके पास कितना था, 6 माइक्रोमीटर था। 6 माइक्रोमीटर का मतलब है 6 × 10⁻⁻6 मीटर। तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन ये तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेशन है पूरा। सो ये कैलकुलेशन तो आपको करना होगा। जब ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वो जो आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 160 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, so the net electric field at point P due to the system of charges will be 160 न्यूटन पर कूलम। तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है डी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, ओके, आई होप कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। आप सारे प्रॉब्लम्स को फिर से खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं और भी ऐसे प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हैं जेईई मेंस के लिए, वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को और लेक्चर्स को लाइक एंड शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।